ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है, उससे जुड़ी हुई। चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया, कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है और बोले 6 मई की रात पाकिस्तान पर बरसी थी कयामत। दूसरी खबर, चुनावी साल में मिशन बिहार पर राहुल गांधी हैं। गया में दशरथ मांझी के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में फिर से किया पीएम पर सरेंडर वाला जुबानी प्रहार। तीसरी खबर, महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के और आसार बढ़ते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उद्धव बोले, भ्रम नहीं, जो महाराष्ट्र के दिल में है वही होगा, संदेश नहीं सीधे खबर दी जाएगी। चौथी खबर, आतंक से पाकिस्तान के गठजोड़ पर नए खुलासे से जुड़ी होगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया नया आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर। पाक सेना के पुराने अधिकारियों को नाम बदलकर कश्मीर में दी खून खराबे की जिम्मेदारी। तमाम खबरों पर विस्तार से हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे ऊंचा और सबसे महान, भारत का सबसे नया कीर्तिमान। भारत ने आज नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर में बने विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को समर्पित कर दिया। चिनाब नदी के ऊपर चिनाब रेल ब्रिज का सपना करोड़ों देशवासी सालों से देख रहे थे और ये सपना अब पूरा हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराकर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। देश के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करीब 1 घंटे तक रुके। इस दौरान पीएम मोदी ने चिनाब रेलवे ब्रिज बनाने वाले कामगारों से मुलाकात की, वहीं चिनाब ब्रिज की जानकारी भी ली। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तो है ही, वहीं इस ब्रिज की ऐसी कई खासियत है जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कुल मिलाकर कहें तो चिनाब पुल चीन और पाकिस्तान की बत्ती गुल कर देगा। इस पुल को देखकर चीन और पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल चिनाब रेलवे ब्रिज बनने से पाकिस्तान के एलओसी और चीन के एलएसी तक पहुंचने में अब सेना को बहुत कम समय लगेगा। पहले एलओसी और एलएसी तक पहुंचने में सेना को 16 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब चिनाब ब्रिज के जरिए सेना केवल 3 घंटे में ही एलओसी और एलएसी तक पहुंच जाएगी। चिनाब रेल ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में इस ब्रिज को दुश्मन देश नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। डीआरडीओ के तकनीकी सहयोग से बना ये पुल 40 टन के शक्तिशाली टीएनटी विस्फोट को भी झेल सकता है। इसके अलावा इस ब्रिज से ट्रेन को अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है और इसीलिए अपने आप में खास है। देखिए, चिनाब रेल ब्रिज इंडियन आर्मी को रणनीतिक रूप से तो मजबूत करेगा ही, साथ ही ये पुल भारतीय सेना की ताकत को 5 गुना बढ़ा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रियासी में बने चिनाब रेल ब्रिज की और भी कई ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से इस ब्रिज को मील का पत्थर बताया जा रहा है। और चिनाब रेलवे ब्रिज की एक और खासियत ये है कि ये ब्रिज हिमालय की कठोर और दुर्गम पहाड़ियों में बना है। चिनाब रेलवे ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। चिनाब रेलवे ब्रिज दिल्ली के कुतुब मीनार से करीब 5 गुना ऊंचा है, वहीं पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज की मदद से अब कश्मीर घाटी की कनेक्टिविटी देश के मुख्य रेलवे लाइन से पूरी तरह जुड़ जाएगी। इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के विकास में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस ब्रिज की एक और खास बात ये भी है कि इसके डिजाइन वेरिफिकेशन में भले ही विदेशी कंपनियों से मदद ली गई हो, लेकिन इसमें लगाया गया मटेरियल पूरी तरह स्वदेशी है। इसे बनाने में करीब 2000 श्रमिक और 300 से अधिक इंजीनियरों ने मिलकर काम किया है। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराकर जिस अंदाज में देश के दुश्मनों को संदेश दिया, वहीं उद्घाटन के बाद जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को उसी आक्रामक अंदाज में ललकारा भी। श्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर लकीर खींच दी कि कश्मीर अब न दबेगा न झुकेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये कश्मीरियत पर हमला था। विकास का जो वातावरण
जम्मू कश्मीर में बना था वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, विकास को रुकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि कश्मीर के विकास में जो कोई बाधा बनेगा तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दुश्मनों को ललकार रहे थे तो वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाना भी नहीं भूले। जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को ऐसी खरी खोटी सुनाई जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। क्योंकि मौका ही ऐसा था कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाना तो बनता था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज 6 जून है और आज से ठीक 1 महीने पहले 6 मई की रात को पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीर की आवाम को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस ब्रिज के बनने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ेगा। तो देश के नाम ये सौगात और किस तरीके से देश की एक नई ताकत के तौर पर जो सपना देखा गया एक अरसे से वो अब जाकर पूरा हुआ है, जो पूरी तरीके से देखिए चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, उन दोनों की ही घबराहट बढ़ाने वाला है और ये घबराहट बढ़ती हुई दिख भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी, जिसमें चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन सेवा शामिल है। और इसमें देश को मिली ऐतिहासिक सौगात भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। स्क्रीन पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हाथ हिला के सबका अभिवादन कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ये ट्रेन कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच पहली ट्रेन सेवा है। एक सपना था एक हमारा कि हम कश्मीर और कन्याकुमारी को एक साथ जोड़ सकें। उधमपुर लगा लो, बारामूला लगा लो, कुछ पॉइंट था जिससे हम कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, तो इस कनेक्टिविटी को भी एक हमारे चिनाब ब्रिज ने उसको जोड़ दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी पुल का उद्घाटन किया। ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, हर रोज भारत के खिलाफ नई साजिश रचने में जुटा हुआ है। इस वक्त एबीपी न्यूज के पास एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान फिर बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने एक नया आतंकी संगठन तैयार किया है। टीटीके यानी तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर नाम से आतंकी संगठन बनाया गया है। टीटीके को कश्मीर में खून खराबे के लिए तैयार किया गया है। अस्तित्व में आते ही टीटीके भारत के खिलाफ जहर उगलने भी लगा है। तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर ने ऐलान किया है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को नहीं मानता। दुनिया को शक ना हो कि यह संगठन मुनीर ने बनवाया है, इसीलिए टीटीके ने दिखावे के लिए पाकिस्तानी सेना को भी एक फर्जी धमकी दी कि वो टीटीके के मिशन और जिहाद में रोड़ा ना बने। जो लीवर है जिसको आसिम मुनीर इस वक्त इस्तेमाल करना चाहता है अपनी पावर के लिए, जो कि 20 साल प्लान इसने किया हुआ है तो 10 साल ये चलाना चाहता है, वो कश्मीर है और प्रॉक्सी ग्रुप्स को ये पुश कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के पार। इस आतंकी संगठन का नाम तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर रखने के पीछे मुनीर की बड़ी चाल है। मुनीर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से मिलता जुलता नाम रखा है, ताकि भारत में हमला होने पर वो दुनिया को बता सके कि वो खुद टीटीपी से पीड़ित है। ऐसे में टीटीके से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में मुनीर कश्मीरियों की लड़ाई बताकर पल्ला झाड़ सकता है। ये एक नया, जिस तरह टीआरएफ थी, टीआरएफ एक नई बनाई गई, उसको फिर बहुत जल्दी लिंक कर दिया गया लश्कर के साथ, तो वो भी एक्सपोज हो गया। सो टू माई माइंड इट रियली डजंट मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज, हु इट इज,
This is the new project by the ISI. पाकिस्तानी सेना का फील्ड मार्शल मुनीर ने इस नए आतंकी संगठन की जिम्मेदारी 2 लोगों को दी है, लेकिन यहां भी अपना चेहरा छिपाने के लिए फर्जी नाम का सहारा लिया है। तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर की ओर से जारी चिट्ठी में मौलाना मकबूल डार को प्रमुख बताया गया और मुफ्ती महबूब बट सोपोर को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन खुफिया सूत्रों की माने तो ये दोनों ही नाम काल्पनिक हैं। दरअसल टीटीके को चलाने की जो जिम्मेदारी आईएसआई ने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल्ला उमर खान उर्फ गाजी शहजाद को दी है। गाजी शहजाद कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान सेना में कैप्टन था। उसके बाद पीओके में लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख कमांडर भी रह चुका है। ये पीओके का ही रहने वाला है। मुनीर के नए प्रोजेक्ट का दूसरा चेहरा मुर्तजा खान उर्फ मूसा गजनवी है। मूसा गजनवी लश्कर-ए-तैयबा का पूर्व कमांडर है। इसी ने तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर के गठन के बाद पहली चिट्ठी जारी की थी, यानी तहरीक-ए-तालिबान की जिम्मेदारी गाजी शहजाद और मूसा गजनवी के पास है। मुनीर ने इन्हें आतंक फैलाने का टास्क दिया है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सेना ने एक ऐसा खेल खेला जिससे ये साबित हो गया कि ये पाकिस्तानी सेना के लिए नहीं बल्कि कश्मीर की लड़ाई लड़ने के लिए आतंकी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर प्रसारित इस खबर को ध्यान से सुनिए। डॉक्टर अब्दुर्रऊफ और गाजी शहजाद मिलकर शरीयत और जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। दरअसल एक योजना के तहत कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एनकाउंटर हुआ, जिसमें कुछ लोगों को आतंकी बताकर पाकिस्तान ने मार डाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां की सेना ने गाजी शहजाद के नाम का जिक्र बार बार किया। और उसका एक साथी गाजी शहजाद, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो यहाँ से फरार होके तो अफगानिस्तान पहुँच गया और इसी की तरह खवारिज का हिस्सा बना। जेल से फरार होने और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमले कराने की कहानी के पीछे मुनीर का एक सोचा समझा प्लान था, क्योंकि मुनीर एक ऐसा संगठन बनाना चाहता था जिसमें वो लोग शामिल हों जिन पर पाकिस्तान में हमले करने का आरोप हो। गाजी शहजाद उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर के नाम से एक नया ग्रुप सामने खड़ा हुआ है, जिसमें आपको पुराने लोग तो नजर आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान से भी आजादी चाहिए, पाकिस्तान से भी आजादी चाहिए, लेकिन दरअसल वो बिडिंग जो है वो आसिम मुनीर की कर रहे हैं, जुबान वो आसिम मुनीर की बोल रहे हैं और आईएसआई स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट उसको चला रहा है। पाकिस्तान की सेना ने दुनिया के देशों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश 2023 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन गाजी शहजाद का उससे पहले का सफर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पाकिस्तानी सेना से रिटायर्ड होने के बाद गाजी शहजाद साल 2000 में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया। 2001 में लश्कर ने गाजी शहजाद को भारत पर हमले के लिए भेजा, लेकिन घुसपैठ के बाद भारतीय सेना ने इसे गिरफ्तार कर लिया। 8 साल तक भारतीय जेल में रहने के बाद सजा पूरी होने पर 2009 में वाघा बॉर्डर से ये पाकिस्तान भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान जाकर गाजी शहजाद ने पहले पीओके में चुनाव लड़ा, फिर आतंकी हाफिज सईद के कहने पर तहरीक-ए-तवासुर नाम से भारत विरोधी एक संगठन तैयार किया। यह संगठन भी आतंकी संगठन टीआरएफ की तरह लश्कर का ऑफशूट संगठन था। हालांकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटने के लिए पाकिस्तान ने 2023 में हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी की तरह ही गाजी शहजाद को गिरफ्तार कर जेल में बंद करने का ड्रामा किया, लेकिन एक प्लान के तहत पिछले साल जुलाई में रावलकोट जेल से पाकिस्तानी सेना पुलिस ने गाजी शहजाद और उसके 19 साथियों को जेल से भगा दिया। उसी दिन से पाकिस्तान दुनिया में प्रचारित करने लगा कि गाजी शहजाद पाकिस्तान विरोधी है और इसके पीछे मकसद था भारत के खिलाफ नया आतंकी संगठन बनाना। गाजी शहजाद के खिलाफ पाकिस्तान में इन खबरों को प्रसारित कराने के पीछे का मकसद साफ था, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर नाम का आतंकी संगठन भारत में हमला करे तो पाकिस्तान का नाम आए। इस बात पर पाकिस्तानी सेना से रिटायर्ड मेजर आदिल राजा मुहर लगाते हुए कहते हैं कि टीटीके लश्कर का नया चेहरा है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, इनको एक नए नाम से आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है और आपने अडॉप्ट कर लिया आईएसआई को। पाकिस्तान का प्लान है कि जब भी भारत पर हमला होगा वो टीटीपी और टीटीके नाम का नाम एक साथ जोड़ देगा और खुद को पीड़ित बताकर दुनिया का समर्थन मांगेगा। और ये तो हम सबको पता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग अ वॉर विद द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनको बहुत उन्होंने अटैक किए हैं। सो आई थिंक दिस हैज बीन डन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी इन द फ्यूचर। नए प्लान के तहत मुनीर चाहता है कि भारत में हमला होने पर
अब लश्कर जैश और टीआरएफ का नाम सामने न आए, उसकी जगह पर तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर का जिक्र हो। इसके लिए एक और झूठ फैलाने में जुटा है, जिसके तहत पाकिस्तानी पुलिस दावा कर रही है कि वो गाजी शहजाद को ढूंढ रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गाजी शहजाद इस वक्त पीओके और खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पर स्थित आईएसआई के सेफ हाउस में मौजूद है, जहां पाकिस्तानी सेना और आईएसआई उसे सुरक्षा दे रही है और फील्ड मार्शल मुनीर अगले हमले की तैयारी करवा रहा है। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना किसी दो चेहरों को आगे कर दे और वो खुद को टीटी के प्रमुख मौलाना मकबूल डार और प्रवक्ता मुफ्ती महबूब बट सोपोर होने का दावा करने लगे। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ ये तो साफ है कि नए आतंकी संगठन की कमान सिर्फ मुनीर के हाथ में है। उसी के आदेश पर भारत में आगे भी आतंकी हमले हो सकते हैं। केदारनाथ धाम की 34 दिनों की यात्रा में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। मौसम की तमाम दुश्वारियों के बावजूद केदारनाथ धाम में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम अब साफ हो गया है। हर रोज की तरह ही शिव भक्त लाइन में लगकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से आए, दर्शन एकदम मन को लगता ना अच्छा वैसा लगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बाबा केदार के दर पर पहुंचे और मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ है तो इससे कारोबार भी बढ़ा है। दावा है कि हेलीकॉप्टर सेवा, होटल, ढाबे, घोड़ा, खच्चर ये सब कुछ मिलाकर करीब 2 अरब से ज्यादा का कारोबार यहाँ हो चुका है। यमुना नदी को साफ करने की बड़ी चुनौती है, लेकिन इसी बीच बद्रीनाथ धाम से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां अलकनंदा नदी में सीवर का पानी डाला जा रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि लोहे के एक बड़े पाइप के जरिए सीवर के गंदे पानी को अलकनंदा नदी में छोड़ा जा रहा था। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो बात जिले के आला अधिकारियों तक पहुंच गई और जैसे ही जिले के बड़े अफसर वहां पहुंचे, कुछ लोगों ने सीवर के पाइप को ढक दिया। अयोध्या राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। कुछ शातिर ठगों ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने के लिए वेबसाइट बनाई और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद घर भेजने का दावा करने लगे। और ये मामला उस समय का है जब 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर ठगों ने ऑनलाइन प्रसाद भिजवाने की बात कही और इसके बदले में लोगों से कम 51 रुपए ऑनलाइन लिए। नतीजा ये निकला कि देश विदेश में रहने वाले हजारों राम भक्त ठगों के झांसे में आ गए और 3 करोड़ 85 लाख रुपए इनके खाते में भेज दिए। हालांकि पुलिस को इसकी भनक लग गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था और साथ ही साथ जो धनराशि थी जो विभिन्न गेटवेज के माध्यम से बैंक अकाउंट्स में गई थी, उसको आने वाले समय में उसको फ्रीज कराया गया था। प्रसाद के नाम पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अयोध्या के राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर यह धोखाधड़ी चल रही थी एक लंबे समय से, लेकिन अब इसका भंडाफोड़ हो चुका है, जिसमें भगवान श्री राम के प्रसाद के तौर पर लोगों से ये ठगी की जा रही थी। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद के नाम पर यह ठगी हो रही थी। ये अपने आप में वाकई बेहद चौंकाने वाला और आगे के लिए सतर्क करने वाला मामला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ठगी ने कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद घर भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की। तो देखिए, राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर श्रद्धालुओं से 3 करोड़ 85 लाख 55 हजार रुपए ठगे गए। वेबसाइट बनाकर ठगों ने 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं से कम 51 रुपए लिए। वहीं विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं से कम $11 सप्लाई शुल्क के नाम पर लिए गए और यह कहा गया कि प्रसाद उनके घर तक डिलीवर किया जाएगा। अब तक 2 करोड़ 15 लाख 8,426 रुपए वापस कराए जा चुके हैं और बाकी बचे हुए 1 करोड़ 70 लाख 47 हजार रुपए भी जल्द से जल्द वापस करा दिए जाएंगे। एमपी के सीहोर से बीजेपी नेता और एसडीएम के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पूर्व पार्षद तेज चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहौल बिगड़ता देख वहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। चिल्ला के बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सीधे बात करी।
चले जाएंगे मैडम। एसडीएम और पूर्व पार्षद कालू भट्टे के बीच तीखी बहस अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई। एसडीएम सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने गई थी, लेकिन बीजेपी नेता ने अपने समर्थकों के साथ एक्शन के विरोध में उतर आए। आप क्या जेल में डालेंगे ना? आप भेजो जेल में। चिल्ला के बात क्यों कर रही मैडम? बहस बढ़ी तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव किया और बीजेपी नेता को मौके से हटाकर माहौल को शांत कराया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया। इलाका रिहायशी है। तेंदुए के पेड़ पर चढ़े होने की खबर हर तरफ आग की तरफ फैल गई और तेंदुए को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पेड़ की डालियों में बैठकर तेंदुआ नीचे के नजारे देख रहा है। नीचे भारी भीड़ लगी है। लोग अपने साथ बचाव के लिए लाठी डंडे भी लेकर आए। स्थानीय लोगों ने सुबह करीब 9 बजे तेंदुए को पेड़ पर देखा और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ग्रामीणों और बच्चों की भारी भीड़ की वजह से रेस्क्यू टीम विशेष सावधानी के साथ काम करती नजर आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। यहां उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सरेंडर वाला आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार सरेंडर की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरेंडर करने का दावा किया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने भले ही जाति जनगणना कराने की घोषणा की है, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा कर। राहुल गांधी ने सरकार बनने पर 50% से ज्यादा आरक्षण की दीवार तोड़ने की बात भी कही। अब बात करेंगे अमेरिका में जय और वीरू जैसी उस जोड़ी की जो बनी तो दुनिया में चर्चा हुई और अब टूटते टूटते भी सुर्खियां बटोर रही है। ये है एलन मस्क वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप की कहानी। कुछ दिन पहले तक दोनों के लिए 2 दिल 1 जान, तू डाल डाल मैं पात पात, एक तू ही यार मेरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन ट्रंप कार्यकाल के 5 महीने भी पूरे नहीं हुए उससे पहले ही ये दोस्ती टूट गई है। एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले ये दोनों दोस्त अब सोशल मीडिया पर चूहे बिल्ली जैसे लड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका की ये जोड़ी नंबर 1 एक दूसरे को अपने एहसान गिनाती दिखी। इलॉन मस्क जनवरी में अपनी विक्ट्री स्पीच में जिस एलन मस्क का ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया था, We have a new star. A star is born, Elon. अब उन्हीं एलन मस्क को ट्रंप ने अपने एहसान गिनाए। I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. ट्रंप के बयान के फौरन बाद एलन मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए, लिख दिया, मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स अमेरिका की संसद को कंट्रोल कर रही होती। आज एक दूसरे को अपने एहसान गिनाने वाली ये जोड़ी चुनाव के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़ी थी। एलन मस्क ट्रंप के लिए कूद रहे थे तो ट्रंप उन्हें लव यू कहकर अपना प्यार बरसा रहे थे। Elon, I love Elon Musk. Do we love him? I love him. खबरें थी कि मस्क ने ट्रंप के कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए करीब 23,000 करोड़ रुपए दिए थे। उसी के बदले उन्हें अलग से एक अस्थायी मंत्रालय का मुखिया तक बना दिया गया था। माना जा रहा है कि इनकी दोस्ती टूटने की वजह ट्रंप सरकार में एलन मस्क की बढ़ती दखलंदाजी ही थी। कुल 4 ऐसे मौके आए जब ट्रंप और एलन मस्क के बीच मनमुटाव हुआ। एक दूसरे के हर सही गलत फैसले में साथ देने वाली ये जोड़ी उन 4 मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रही। इसमें पहली और सबसे बड़ी वजह थी ट्रंप सरकार का टैक्स से जुड़ा हुआ नया बिल, जिसे वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं। इस बिल में टैक्स से जुड़ी भारी कटौती की गई। एलन मस्क मानते थे कि इस बिल से सरकारी खर्च बढ़ेगा। खबरें हैं कि ट्रंप और मस्क की इस पर कहासुनी भी हुई, जिसके बाद एलन मस्क ने अमेरिकी सरकार के डॉज विभाग के मुखिया के पद से इस्तीफा दे दिया। तीसरी वजह भी उसी बिल से जुड़ी रही। बिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी रोक दी गई, जिससे एलन मस्क की कंपनी को नुकसान होना तय था। इससे भी वो नाराज चल रहे थे। स्पेस एक्स नाम की कंपनी चलाने वाले मस्क नासा में अपनी पसंद का मुखिया नियुक्त करवाना चाहते थे। उनकी बात डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं मानी, जिससे विवाद और बढ़ गया। अब एक दूसरे से बिछड़ने के बाद ट्रंप और मस्क दोनों ने सोशल मीडिया पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। उनकी लड़ाई ऐसी है मानो गली मोहल्ले की लड़ाई हो रही हो।
ये लड़ाई एलन मस्क की तरफ से सोशल मीडिया पर लड़ी गई तो ट्रंप ने सोशल मीडिया के साथ बयानों में अपनी भड़ास निकाली। कहा एलन मस्क को बिल के बारे में पता था। Elon knew this from the beginning. He knew it for a long time ago. That's been in it. मस्क ने ट्रंप को सोशल मीडिया पर जवाब दिया। उनके बयान का वीडियो लगाकर लिखा, झूठ, ये बिल मुझे कभी नहीं दिखाया गया और तो और उसे इतनी जल्दी इसलिए पास किया गया ताकि संसद में कोई उसे पढ़ न ले। एक तरह से ट्रंप को तानाशाह बताने वाले एलन मस्क मानते हैं कि टैक्स में कटौती के नाम पर लाए गए बिल से अमेरिका वित्तीय घाटे में जाएगा। मस्क मानते हैं कि बिल से सरकारी खर्च कम करने की मुहिम को झटका लगेगा। ट्रंप कहते हैं कि इससे जनता को राहत मिलेगी। बस इसी मुद्दे पर दोनों की लड़ाई जग जाहिर हो गई। लेकिन ट्रंप के मुताबिक असली लड़ाई उस बिल को लेकर नहीं, उस बिल के एक प्रावधान पर है। वो प्रावधान कहता है कि अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने वालों को टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी। इससे अमेरिका में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से कतराएंगे। माना जा रहा है कि इसी बात पर एलन मस्क बिफर गए। ट्रंप का आरोप है कि अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी को होने वाले संभावित नुकसान से नाराज एलन मस्क ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मस्क नाराज हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सब्सिडी बंद कर दी। Elon's upset because we took the EV mandate and which was a lot of money for electric vehicles and they want us to pay billions of dollars in subsidy. ट्रंप के आरोप के जवाब में एलन मस्क ने अपना पुराना बयान शेयर किया। कहा, हमें टैक्स में छूट नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर हो रही लड़ाई से पहले इसी साल मार्च महीने में ट्रंप टेस्ला की गाड़ी में एलन मस्क के साथ बैठे थे। उस वक्त टेस्ला ने अमेरिका में अपना प्रोडक्शन दोगुना करने का ऐलान किया था। As a function of the great policies of President Trump and his administration, and as an act of faith in America, Tesla is going to double vehicle output in the United States within the next 2 years. 2 महीने पहले दोगुना प्रोडक्शन करने का वादा करने वाली टेस्ला कंपनी के शेयर में आज 14% की बड़ी गिरावट दिखी। इस लड़ाई में एलन मस्क की इस इलेक्ट्रिक कार कंपनी को बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्ती से दुश्मनी तक आई इस कहानी में अब बारी है बदले की, और बदला लेने के लिए एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों तैयार हैं। इजहार दोस्ती इनकी सोशल मीडिया से शुरू हुई थी, अब ऐलान जंग भी वहीं होता दिखा। एलन मस्क ने ट्रंप की राजनीतिक जमीन को हिलाने की धमकी दी तो ट्रंप ने उनके कारोबार को खराब करने वाला फैसला लेने की बात कही है। दोनों के मनमुटाव ने कोल्ड वॉर का रूप ले लिया है। Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. अब जब संबंध बिगड़ ही गए तो ट्रंप ने एलन मस्क को बड़ी चोट देने की चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर लिखा, बजट कम करने का सबसे आसान तरीका यही है कि मैं एलन मस्क की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दूं। मैं हमेशा सोचता था बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी मिली तो एलन मस्क ने भी ट्रंप के बयान के ऊपर लिखा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के राष्ट्रपति के बयान के जवाब में स्पेसएक्स अपनी ड्रैगन अंतरिक्ष यान को तुरंत बंद करना शुरू कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी का अमेरिका से मोह भंग हुआ तो इससे सुपर पावर को नुकसान तो जरूर होगा। अपना कारोबार अमेरिका से हटाने की योजना बना रहे एलन मस्क ट्रंप को यूं ही नहीं जाने देंगे। उन्होंने अमेरिका में अपनी खुद की पार्टी बनाने की प्लानिंग की है। ट्रंप के कैंपेन में पैसा लगाने वाले एलन मस्क अब चुनावी दांव खेलने की बात कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला दिया है। एलन मस्क ने अमेरिका के अंदर ही तीसरा फ्रंट बनाने के लिए सोशल मीडिया पर जनता से राय मांगी। उन्होंने एक्स यूजर से पूछा, क्या मुझे अमेरिका में अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए, वो पार्टी जो 80% मिडिल क्लास लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी। जवाब में अब तक 80% से ज्यादा लोगों ने हाँ कहा। अब अगर एलन मस्क चुनावी मैदान में उतर आए तो इससे सबसे बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को ही होगा, क्योंकि इस जीत में भी एलन मस्क को बराबर की हिस्सेदारी मिल गई थी। राजनीति और कारोबार के इर्द गिर्द घूम रही ये लड़ाई लड़कियों तक भी पहुंच गई है। एलन मस्क ने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए केस में है। जेफरी अमेरिका में सेक्स रैकेट चलाता था। आरोप था कि उसने नाबालिग लड़कियों को इस धंधे में धकेलने का काम किया है। 2019 में जेल के अंदर ही जेफरी ने सुसाइड कर लिया था। एलन मस्क ने अब जेफरी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का 33 साल पुराना एक वीडियो शेयर किया है। आरोप लगाया कि जेफरी के केस में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था, इसीलिए उसकी फाइल सार्वजनिक नहीं हुई। एलन मस्क ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन को डोनाल्ड ट्रंप का पुराना करीबी बता दिया है। एक दोस्त
जब दुश्मन बनता है तब वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण आज पूरी दुनिया देख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।